हूँ कि आप जानते हैं कि मौजूदा जो 4th और 5th जनरेशन के दौर में अपनी बात को सबसे ज्यादा मौसर तौर पर पेश करने का जो सबसे बड़ा हथियार इस दुनिया में है तो वो मीडिया है। आप जो हमारे सामने तशरीफ फरमा है फजीलत शेख जैद पटेल साहब हफिज़हुल्लाह वरआ, आप जो है बॉम्बे में i+ TV के डायरेक्टर हैं। आप बहुत मसरूफ आपका शेड्यूल है, लेकिन हमारे हजरत मौलाना यूसुफ साहब मोहम्मदी हफिज़हुल्लाह वरआ जो यहाँ पर जमीयत अहले हदीस के जिम्मेदार है और हमारे कुल जमाती तहरीक के भी जिम्मेदार है, हजरत के इसरार और हजरत की दावत पर आप यहाँ पर आने के लिए आपने जहमत कबूल की, हम आपके बेहद मशकूर हैं। यहाँ पर जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया, मैं इब्तिदा में उसका मुख्तसर खाका आपके सामने आपके रोशनगुजार कर चुका हूँ। उसी की रोशनी में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे शहर नांदेड़ के उलमा किराम को अपने ज़मीन ख्याल से मुस्तफीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम सब एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। ये जो बुरे हालात जो सारे मुसलमानों पर आए हैं, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है। यकीनन कोई चीज अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होती, अल्लाह की मर्जी के साथ ही हम पर ये आजमाइश आई है। अब हमारा इम्तिहान ये है कि हम इस आजमाइश में कामयाब होकर निकलते हैं या फेल होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, NPR शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से और गवर्नमेंट ने 30 सितंबर की लास्ट डेट लगाई है। महाराष्ट्र के अंदर मई का ऐलान हुआ है, लेकिन ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में तैयारी शुरू हो चुकी है। अब NPR के ताल्लुक से हम ये देखते हैं कि कुछ लोग डाउट में थे कि NPR है, NRC तो नहीं है। और डाउट को बढ़ाने के लिए अभी 2 दिन पहले जो अमित शाह का बयान राज्यसभा में था, जिसमें अमित शाह ने 2 चीजें कही और फिर से एक बात कही कि कागज नहीं दिखाना होगा और दूसरी बात ये कही कि डी नहीं लिखा जाएगा, डी नहीं लिखा जाएगा। अब बहुत लोग हमें ऐसे हैं, मुसलमानों में, आम आवाम में ऐसे हैं जो एक टिक लगाए हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं हाँ कुछ नहीं होने वाला है। अब उनके उस ख्याल को और तसल्ली मिल गई। देखो, इन्होंने कह दिया डी लिखा नहीं जाएगा। 5 मरहले बयान किए जा रहे थे, 5 स्टेजेस। कौन से 5 स्टेजेस है मैं समझता हूं, अभी तो सबको याद होंगे। पहला स्टेज था NPR का स्टेज, जिसमें सिर्फ कागज नहीं मांगे जाएंगे, सिर्फ डिटेल्स दी जाएगी। दूसरा स्टेज था जब डी लिखा जाएगा डाउटफुल, और तीसरा स्टेज था NRC का स्टेज, चौथा स्टेज था फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का, और 5वां स्टेज डिटेंशन सेंटर का। अब इसमें दूसरा स्टेज जो डी लिखने वाला स्टेज है, अमित शाह ने कहा डी नहीं लिखा जाएगा। तो मैं अपनी बात यहां से ही शुरू करता हूं और आपके सामने मैं कुछ बहुत अहम मालूमात रखना चाहता हूं ये पूरे मौजूद के ताल्लुक से, जिसमें ये पूरी स्ट्रगल जो चल रही है, इस स्ट्रगल में हम सब के लिए हो सकता है कि ये मालूमात जो आपके साथ शेयर करूं ये एक मदद का जरिया हो। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बार दूंगा कि आप लोग इतना मुनज़्ज़म तौर पर ये काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत बेहतर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस काम को इसी तरह से मजबूती से जारी रखिए, इसी तरह से कंटिन्यू रखिए, यहां तक कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी ना दे दे। तो हम ये देखते हैं कि ये जो कंफ्यूजन फैलाने की बात है, इसके अंदर ये हुकूमत तो मानी हुई है इस तरह के धोखे के ताल्लुक से, डिसेप्शन के ताल्लुक से, कि नोटबंदी में क्या कहा था, हम ब्लैक माल वापस लाने के लिए कर रहे हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि ब्लैक माल तो वापस कोई नहीं आया, बट कमीशन के तौर पर अच्छी खासी रकम वो लोगों ने जमा कर ली। तो पब्लिक का आमतौर पर एतमाद इस हुकूमत पे इतना नहीं है कि कोई बात कही जाए वो बात को बिल्कुल मान ले। पब्लिक का इतना ज्यादा एतमाद इस हुकूमत पर नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि एक ख्याल जो लोगों का है कुछ नहीं होने वाला, वो कुछ नहीं होने वाले ख्याल के साथ ये जो बात है ऐड होकर हो सकता है जमीनी सतह पर मुश्किल है। पहले हम अपनी तसल्ली के लिए इस सवाल के जवाब को देखते हैं जो सवाल उठाया गया है। मेरे भाइयों, 2003 के सिटीजनशिप के रूल्स हैं, सिटीजनशिप के रूल्स जो उस वक्त पर वाजपेयी गवर्नमेंट ने बनाया था। 2003 के सिटीजनशिप रूल्स में क्लियरली दिया हुआ है कि NPR NRC का फर्स्ट स्टेप है, NPR NRC का फर्स्ट स्टेप है। और NPR के बाद में जो छोटे से छोटा कर्मचारी जो आएगा घर घर, एक एक घर में जो आएगा,
बोर्ड से लेकर जो दफ्तर तक बात पहुंचने वाली है, कोई भी डाउटफुल लिख सकता है। ये रूल्स में क्लियरली दिया हुआ है। अब अगर ये गवर्नमेंट सचमुच जेन्युइन होती तो वो एक कानून लाती, कहती कि हमने 2003 के सिटीजनशिप रूल्स को हमने कैंसिल कर दिया, अब वो रूल्स अप्लाई नहीं होने वाले, अब वो रूल्स में जो बात कही गई है, वो लिखी गई है, वो बात अभी नाफिज नहीं होने वाली। ये बात होती जेन्युइन बात। आपको पता है कि पार्लियामेंट में कोई स्टेटमेंट कह दे, ये स्टेटमेंट की उतनी ज्यादा लीगल वैल्यू नहीं है जब तक उसकी कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से ना हो जाए। तो हम जानते हैं कि पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज, कि भाई एक चीज पे पब्लिक में इमेज खराब हो रही है, जगह जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट के अंदर ये बात कही जा रही है, 5 स्टेज समझाया जा रहा है पब्लिक को, पब्लिक समझ रही है डी लिखने वाले हैं, छोटे से छोटे कर्मचारी के पास ये हक होगा कि आकर के किसी के लिए भी डी लिख दे। तो यहाँ पे क्या है, वो बात में कंफ्यूज करने के लिए बात कही गई है। लेकिन हम जानते हैं थोड़ी देर पहले की बात है, क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ने, एनआरसी के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही। उसी बात की तारीफ अमित शाह ने कहा, हाँ एनआरसी की कोई बातचीत नहीं हो रही, जबकि सबके सब जानते हैं कि क्रोनोलॉजी अच्छे से समझाई गई थी, सबके सब जानते हैं कि वो बात थी। और कैसे बात नहीं हुई, खुद पार्लियामेंट में अमित शाह ने कहा कि एनआरसी होकर रहेगा, और खुद ऑन रिकॉर्ड है बयान कि कहा कि 2024 के इलेक्शन से पहले होकर रहेगा एनआरसी। तो ये बात कैसे मान ले, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बात कही गई, कहा कि नहीं बात हुई है, ये बात तो होती रहती है। तो एतमाद करने के ताल्लुक से वो बात बिल्कुल काबिल एतमाद बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो जेन्युइन होते तो नंबर 1, 2003 के सारे सिटीजनशिप रूल्स या कम से कम वो जो एनपीआर से ताल्लुक होते हैं उन्हें कैंसिल करने का वो फाइनल करते, पास करते तो बात होती, नंबर 1। नंबर 2, आप खुद गौर करिए, इतने सारे प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में चल रहे हैं, इतने सारे प्रोटेस्ट इतने बड़े पैमाने पर 2.5 महीने से ज्यादा हो गए मुसलसल चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम एनआरसी की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा एनआरसी नहीं होगा, एनआरसी नहीं होगा नहीं कहा, हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी बात नहीं कर रहे हैं, वक्त आने पर बात करेंगे। तो ये समझने की बात है कि वो लोग ये वक्त पर भी ये नहीं कह रहे एनआरसी नहीं होगा। तो अगर वो लोग सचमुच जेन्युइन होते तो दूसरी चीज क्या करते हैं कि वो कहते हैं एनआरसी नहीं होगा, सब लोग इलेक्शन से पहले होकर रहेगा। वो अगर जेन्युइन होते तो इस बात को कैंसिल करते हैं। ये बात बहुत क्लियर है, जो हमें फेमस करना है इस एतबार से, ताकि लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं कि वो वीडियो अच्छी खासी व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्क्यूलेट हो रही है। कौन सी वाली, जो 2 दिन पहले वाली। तो ये हो गया एनपीआर के ताल्लुक से। अब एनपीआर बॉयकॉट की मैं एक मिसाल से आपको बात समझाना चाहता हूं। वो पानी की बोतल जरा पास कर सकते हैं आपके, कोई और बोतल भी हो चलेगी, यहाँ पे है। अच्छा यही का पानी बोतल है, डाल दीजिए। ये मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, एक ग्लास में पानी डाल दीजिए। देखिए ये है, ये क्या है, पानी, पीने का पानी। अब अगर इसके अंदर हम बहुत सारी मिट्टी डाल दें, यहां तक आगे इसका कलर हो जाए ब्राउन, तो हम कहेंगे पानी है लेकिन पीने के काबिल पानी नहीं है, ब्राउन हो गया, पीने के काबिल नहीं रहा। मैं बात क्या कहना चाहता हूं, स्टैटिस्टिक्स में इंटरनेशनल तौर पे माना हुआ एक कायदा है। क्या कायदा है कि मिलावट कितनी चलती है। अब इसमें भी देखेंगे, हो सकता है कोई बहुत बारीक सी मिट्टी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हम लोग देखिएगा कह रहे हैं बोतल में से अभी खोले हैं, पानी निकला है तो पीने लायक ही है। हो सकता है कोई बारीक सी चीज है लेकिन वो चलेगा, अगर है भी तो चलेगी। लेकिन अगर मिट्टी मिला दी जाए, पूरा ब्राउन कलर हो गया, हाँ, तो वो पीने लायक नहीं रहा। स्टैटिस्टिक्स में बात यह है कि भाई ये जो जनगणना जो लोग सेंसस करने वाले हैं, हाँ, तो ये सेंसस के अंदर जो उन्हें मवाद मिलेगा, बल्कि सेंसस नहीं है, ये क्या है, एनपीआर सेंसस से बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि उसके बहुत सारे दलाल हैं, बहुत सारे दलाल हैं। ये जो एनपीआर का वो डेटा जमा करेंगे, उसके अंदर कितना हिस्सा अगर गायब है तो चलेगा, कितना हिस्सा गायब है चलेगा। इंटरनेशनल तौर पर माना हुआ स्टैंडर्ड ये है कि अगर कोई डेटा में 4% से 8% तक अगर मवाद गायब है, मिक्स है, नहीं है, तो वो चल जाएगा। 4% से 8%, इसे कहते हैं एक्सेप्टेबल मार्जिन ऑफ एरर, कि कितना एक्सेप्टेबल मार्जिन ऑफ एरर है, 4% से 8%। अब मैं आपके सामने बात ये रख रहा हूं, और ये बात जो मैं कह रहा हूं, मैंने जामिया के स्टूडेंट से दिल्ली में उनके साथ भी डिस्कस किया, वहां की बॉडी के साथ, और आपके सामने बात ये रख रहा हूं, और वहीं से बात आई है कि 4% नहीं, 8% नहीं, 10% नहीं, 20% नहीं,
30% नहीं, 40% नहीं, अगर अच्छी कोशिश हम कर लें इंशाल्लाह हम एनपीआर का 50% बॉयकॉट करा सकते हैं पूरे इंडिया में। 50%। अब मुसलमान कितने परसेंट है? मुसलमान तो हैं जितने, लेकिन आप ये भी गौर करिए कि वेस्ट बंगाल में तो एनपीआर होने वाला ही नहीं है, केरला में तो एनपीआर होने वाला ही नहीं है, वहां तो 100% बॉयकॉट होने वाला है। पूरे इंडिया का 50% टारगेट क्या कोई मुश्किल टारगेट लग रहा है कि इजी है? इंशाल्लाह मुमकिन है कि 50% तो हम उसके अंदर गायब कर रहे हैं, मतलब पहुंचे नहीं तो वो बाकी 50% जो रहेगा उसका कोई एतमाद नहीं रहेगा, उसका कोई एतमाद नहीं रहेगा। ये टारगेट है हमारे सामने। अभी एनपीआर शुरू होने वाला है, घर घर आने वाले हैं। ये उसके पहले के दिनों में ये कंफ्यूजन आना ही था जो गवर्नमेंट ने अभी ये बात लाई है कि उसके अंदर डी नहीं लिखा जाएगा। उसके अंदर क्या स्टेज पे लिखा जाएगा? हो सकता है शुरू में नहीं लिखेंगे, हो सकता है कि डी लिखे बगैर ही वो अपनी एनआरसी की लिस्ट बना ले। उसमें से एनआरसी में तो वही लोग जाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स पर पूरी तरह से प्रूफ निकला है। और आप देखिए अल्लाह की तारीफ, 2019 में जो चीज हुई, अल्लाह के इल्म में तो पहले से कोई चीज ऐसा नहीं है कि अल्लाह के इल्म में नहीं है। उसकी तैयारी 1979 में कुछ ऐसा हुआ, उससे 40 साल पहले, जिससे कि 2019 का गेम क्लियर हो गया। जो 2019 में वो लोग गेम प्लान बनाने वाले थे, वो गेम प्लान 1979 में जो हुआ उसकी वजह से क्लियर हुआ। क्या हुआ 1979 में? 1979 से 85 तक, 6 साल तक असम वालों को पता नहीं क्या हुआ कि वो लोगों ने कहा कि हमें एनआरसी चाहिए, हमें एनआरसी चाहिए। इसी वजह से फाइनली जाकर एनआरसी आखिर में वहां हमसे पहले, पूरे इंडिया से पहले एनआरसी वहां हो गया। वहां हो गया तो एनआरसी में क्या होता है वो सबके लिए वाज़ेह हो गया, क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ होता, असम में एनआरसी नहीं हुआ होता, तो समझाना लोगों को कितना मुश्किल होता। अभी इतना मुश्किल है कि वाज़ेह होने के बावजूद असम सामने है, 19 लाख लोग जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया, उसमें कम से कम 5 लाख मुस्लिम्स हैं। वो 5 लाख के पास कोई रूट नहीं है। 14 लाख के लिए सीएए का की रूट है, बाकी 5 लाख मुसलमान जो है, कम से कम जो 5 लाख मुसलमान है, उनके पास कोई रूट नहीं है। उनमें से कितने सारों के पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, यहां तक कि बास केसेस सामने कैसे कैसे आ रहे हैं, 15 डॉक्यूमेंट होने के बावजूद उनकी नागरिकता कबूल नहीं की जा रही है। वहां का जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है उसके अंदर वो क्या मामला है? फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल एक नॉर्मल कोर्ट नहीं है, क्वासी जुडिशियल कोर्ट कह रहे हैं, कैंगरू कोर्ट कह रहे हैं। उसके अंदर नॉर्मल जजेस नहीं बैठते, उसके अंदर गवर्नमेंट कर्मचारी जज की पोजीशन में बैठते हैं। उनको एक टारगेट दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेल करो। और ये सब चीजें क्लियर है। क्लियर होने से क्या पता चला? क्लियर होने से बात ये वाज़ेह हो गई। क्या बात वाज़ेह हो गई? कि क्या होता है, क्या होता है, क्या वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात क्लियर हो गई। मतलब जितना भी वो कहें कि एनआरसी का कोई ताल्लुक मुस्लिम से नहीं है, मुसलमानों को बस बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, गलत बातें कही जा रही है, कितनी भी बातें कह दें, हकीकत तो हकीकत है, अमली तौर पर वो चीज सामने आ चुकी है। तो मैं आप सबके सामने बात ये रख रहा हूं कि जो थ्योरी से प्रैक्टिकल की बात यह है, हमारे लिए प्रैक्टिकल तौर पर अब एनपीआर शुरू होने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि एक पूरी फिजा बनी हुई है, लोगों में एक बात तकरीबन दिख रही है। लेकिन अभी से लेके अप्रैल तक जितना वक्त बचा है, हम सबको और कोशिश करना चाहिए कि पूरे मुल्की सतह पर सारे जो जमातें हैं उनके जिम्मेदार, मुल्की सतह पर बड़े बड़े आला जो जिम्मेदार हैं, क्लियर कट एनपीआर बॉयकॉट के स्टेटमेंट्स कह दें। ये हमें चाहिए ऊपर से लेकर, टॉप से लेकर पूरे इंडिया में। क्यों? क्योंकि पूरा बॉयकॉट मजबूती से करना है अगर, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, समाजी खिदमत करने वाले कह रहे हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। लेकिन हमें दीनी जमातों की तरफ से भी ये स्टेटमेंट, मजबूत स्टेटमेंट चाहिए कि एनपीआर का टोटल बॉयकॉट करना है। क्यों? अगर बॉयकॉट अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सुनिए, देखिए अभी सब साथ में, थोड़े दिनों में एनपीआर होने के बाद जब वो डाउटफुल वाली लिस्ट को कहा जाएगा कि तुम लेके आओ अपने डॉक्यूमेंट्स, सबसे नहीं कहा जाएगा कागज लेके आओ। उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर है। जब हमने प्रोटेस्ट शुरू किए, कागज नहीं दिखाएंगे, उन्होंने कहा कागज दिखाना भी नहीं है। अभी क्या है, आपकी सिर्फ तफासिल देनी है, डिटेल्स देनी है, आपके वालिदा की पैदाइश कब हुई थी, कहां पे हुई थी, उससे उनको क्या पता चल रहा है? उनसे उनको क्या पता चल रहा है? उनको ये पता चल रहा है कि क्या करना है, कि नागरिकता के एतबार से क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है, वो मालूम पड़ रहा है, और वही मकसद है। तो हम क्या देखते हैं कि ये चीज के बाद जब डाउटफुल लग जाएगा, और डाउटफुल लोगों को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 2003 के कानून अभी भी बाकी है। रूल से क्या होगा? आप मिसाल दे रहा हूं, आप ये मिसाल से पर गौर करें। मिसाल के तौर पे एक भाई का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है,
एनआरसी नहीं, एनआरसी उससे आगे का स्टेज है। एनपीआर के डाउटफुल के अंदर इनका नाम नहीं है, दूसरे का नाम है। हम दो हिस्सों में बांट जाएंगे, बाज का नाम डाउटफुल में होगा, बाज का नाम डाउटफुल में नहीं होगा। अब क्या होगा, वो टाइम पे बॉयकॉट करेंगे, वो टाइम पे अगर बॉयकॉट करने कहेंगे तो जिनका नाम डाउटफुल में होगा वो तो बॉयकॉट करेंगे, लेकिन जिनका नाम नहीं होगा एक इंसानी कमजोरी बीच में आने लगेगी कि मैं, मेरे घर वाले, हम लोग सब सेफ रहे, चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, बढ़ो बढ़ो। ये नाम की, जैसे हम अभी देख रहे हैं ना दूसरे मजहब वालों की तरफ से कि हम तुम्हारे साथ है, लेकिन उतनी तरह से साथ नहीं है जितना के साथ होना चाहिए। हाँ, फिर वही मामला हो जाएगा कि दो हिस्सों में बट जाएंगे। आप सोचो 19 लाख लोगों का नाम, जिनका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है असम में, क्या बाकी लोग उनका कुछ भी साथ देने वाले भी? जिनका नाम है एनआरसी लिस्ट में, जो लोग सेफ हो चुके हैं, क्या वो लोग ये सोचेंगे? लेकिन सही बात क्या है? सही बात तो ये है मेरे भाइयों कि अभी जब सब मिले हुए हैं ना, सब लोग टारगेट पे हैं। किसी का भी नाम आ सकता है डाउटफुल में, किसी का भी नाम एनआरसी में नहीं आएगा आगे के स्टेज में। सब मिले हुए हैं, सब हमारी जमात, पूरे इंसान जब मिले हुए हैं, ये टाइम पे बॉयकॉट करना सबसे सही वक्त है। जब डिटेंशन सेंटर में ले जाएंगे तब बॉयकॉट करेंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल बताता हूं जिसके जरिए गेम प्लान समझिए। जैसे अगर मैं किसी की मिसाल लूं, आपकी पैदाइश का साल कौन सा है जी? 92। अच्छा, और कोई मिसाल जरा इनसे थोड़ी बुजुर्ग, और कोई? 85। आपका नाम? मोहम्मद सदीक, मौलाना मोहम्मद सदीक हमारे साथ है, 1985 में बॉर्न हुए। ये एक मिसाल है। आपको पता है कि बाकी इंडिया के कानून के एतबार से, फुल इंडिया के कानून के एतबार से साल है 1987। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर जो साल दिया हुआ पूरे इंडिया के लिए, अभी अमेंडमेंट के बाद 2004 में अमेंडमेंट हुआ था, तो 1987 से पहले जो बॉर्न हुए, 85 में बॉर्न हुए ना, इनकी पैदाइश खुद इनको सिटीजनशिप दिला सकती है, बर्थ सर्टिफिकेट खुद इनको दिला सकती है, फोटो। हाँ, लेकिन असम में कौन सा साल था? 1971। असम में 71 था और बाकी इंडिया का 87 है। अब बाज लोग जो डॉक्यूमेंट बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग कहते हैं कि देखो इंडिया में 1987 का साल है बाकी इंडिया में, लेकिन वो लोग ये बात पर गौर नहीं कर रहे हैं। क्या बात पर गौर नहीं कर रहे हैं? कि एनआरसी के अंदर कौन सा साल पूरे इंडिया में माना जाएगा एनआरसी के लिए, वो डिक्लेयर नहीं है। क्यों डिक्लेयर नहीं है? अभी तो कह रहे हैं हम एनआरसी की बात ही नहीं कर रहे। जब बात करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि 87 ले रहे हैं कि 71 ले रहे हैं। अभी वहां से थोड़ी है। अच्छा हाँ, कानून के अंदर 87 लिखा हुआ है, लेकिन कानून के अमेंडमेंट लाने में कितना मुश्किल मकाम है। आप तो देख चुके हो ना चमत्कार किस तरह से कानून पास हो जाते हैं, हम तो सब देख चुके हैं। तो कौन सा साल रहेगा वो वहां से नहीं है। और आप देखिए ऑन रिकॉर्ड हेमंत बिस्वा जो असम के अंदर अमित शाह के राइट हैंड मैन है, हेमंत बिस्वा का स्टेटमेंट है, उसने कहा है ये क्या है कि इंडिया में 87 है, असम में 71 है, एक ही मुल्क के अंदर 2 तारीख कैसे? ये सवाल तो आना था, एक दिन ये सवाल आना था, आ गया। ऑन रिकॉर्ड प्रेस में ये नवंबर के आखिर में स्टेटमेंट है मौजूद कि हेमंत बिस्वा ने कहा कि बाकी इंडिया में 87, असम में 71, ऐसा क्यों? एक ही होना चाहिए और वो होना चाहिए 66 या 61। क्यों? क्योंकि जितना भी मुश्किल बनाएंगे उसका असर किस पे पड़ने वाला है? सिर्फ एक पे पड़ने वाला है, बड़ी कौम सिर्फ एक है, मुसलमानों पे पड़ने वाला है। तो यहां पर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बचाने वाले हैं। ये कैसा मामला है ना कि आदमी दौड़ दौड़ के फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा और पता चला फिनिशिंग लाइन आगे बढ़ा दी है। 87 तक पहुंचे, पता चला 71 के डॉक्यूमेंट आओ। आपने देखा मैं 85 बॉर्न हूं, मेरा हो जाएगा सही मामला, मिसाल दे रहा हूं, बुरा ना माना है। लेकिन कोई 85 वाला सोच रहा है कि मेरा तो काम हो जाएगा, लेकिन पता चला कि फिर 71 के लाओ, 71 पे काम हो जाएगा, 66, 61 तक की बात तो कर चुके हैं, 51 तक जाना दूर की बात नहीं। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं? ये चीज के अंदर वो कागज नहीं बचाने वाले हैं, बचाने वाले हैं तो ये तहरीक लोगों को बचाने वाली है। जिस तरह से जो तहरीक का असर हो रहा है, जिस तरह से दिल्ली तक असर महसूस हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने बार-बार स्टेटमेंट बदल रहे हैं, ये चीज दिख रही है कि उन पर असर तो पड़ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एनपीआर शुरू होने वाला है। ये एनपीआर का हमें मुसलमानों की तरफ से तो 100% बॉयकॉट चाहिए, 100%। लेकिन ये 100% बॉयकॉट के अलावा हमें दूसरे मजहब वालों को जोड़ना है ताकि हम अपना टोटल का 50% के टारगेट तक पहुंच सके। अब वो कैसे पहुंचे? तो मैं आप सबके सामने 7 पॉइंट रखना चाहता हूं। क्यों? सीएए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये गैर मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ है वो तो हम मानते नहीं
कि मुसलमानों के खिलाफ है, वो तो आसाम को देख करके क्लियरली समझ में आ जाता है। गैर मुसलमानों के क्यों खिलाफ है, मैं 7 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं, और अगर आप सब थोड़ा साथ देंगे तो हम जब तक उठेंगे इंशाल्लाह खाने के लिए, तो तब तक आपको 7 पॉइंट याद भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैं आपके सामने 7 प्रूफ रखना चाहता हूं। पहला प्रूफ बहुत आसान, पहला प्रूफ हमें उन्हें यह समझाना है कि हाँ, आपका नाम अगर एनआरसी में नहीं आया, गवर्नमेंट ने कहा एनआरसी तो होकर रहेगी, उसी का फर्स्ट स्टेप है एनपीआर। आपका नाम किसी भी वजह से एनआरसी में नहीं आया, हमें उन्हें समझाना है, तो आपकी नागरिकता जाएगी, ये तो पक्का है। जैसे असम में लोगों का की गई नागरिकता, लेकिन नागरिकता फिर से मिलने का तरीका है सीए। नागरिकता जाने के बाद फिर से मिलने का तरीका है सीए, लेकिन वो सीए में किसके लिए रखी गई नागरिकता? इंडिया वालों के लिए, किसके लिए? पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, अफगानी हो। तो हम कहते हैं कि आपको लिख के देना पड़ेगा, साइन करके देना पड़ेगा कि मैं बांग्लादेशी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, तो नागरिकता मिलेगी। अगर वो लिख के नहीं देंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगा, वो बोलेंगे हम भारतीय हैं, तो नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर नागरिकता चाहिए तो क्या करना होगा? लिख के देना होगा कि वो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, और जब वो लिख के दे दिए तो उन्हें जो नागरिकता मिल रही है वो टिक के तौर पर मिल रही है। और उस लिख के देने का गलत फायदा ये गवर्नमेंट या आगे की कोई भी गवर्नमेंट कभी भी उठा सकती है, तुम तो भारतीय हो, तुम तो बांग्लादेशी हो, लिख के दियो, तुमने साइन करके दियो कि तुम बांग्लादेशी हो। तो ये पहला पॉइंट समझाना है। आसान पॉइंट याद रखने के लिए क्या है? लिख के देना पड़ेगा कि तुम बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो। ये बात हमें उन्हें समझानी है, हमें उन्हें समझानी। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? लिख के देना पड़ेगा कि बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी। सेकंड पॉइंट, और ये जो सेकंड पॉइंट मैं जिक्र कर रहा हूं, ये बात उतनी हाईलाइट नहीं हो रही जितना होनी चाहिए। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट 6B, ये कानून का सेक्शन 6B क्या दिया हुआ मैं पढ़ रहा हूं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, और एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय इट, या कोई अथॉरिटी जिसे केंद्रीय सरकार ने तय किया है, शैल प्रिस्क्राइब, वो तय करेगी, सच कंडीशंस, ऐसी शर्तें, सच रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी पाबंदियां, एंड सच मैनर, ऐसे तरीके से, एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो तय किया गया हो। मतलब क्या? जिन्हें नागरिकता मिलेगी वो बगैर शर्तों की नागरिकता नहीं मिलेगी। हमारे तो मिलेगी नहीं, 6 धर्म वालों को मिलेगी। जो मिलेगी तो वो नागरिकता बगैर शर्तों की नहीं मिलेगी, बगैर पाबंदियों के नहीं मिलेगी। सच कंडीशन, शर्तें, सच रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी पाबंदियां, उसमें पाबंदियां होगी, उसमें शर्तें होगी। अभी हम लोग जी रहे हैं, हमारे पास नागरिकता है बगैर पाबंदी, बगैर शर्तों की, तब उनकी नागरिकता होगी शर्तों वाली, पाबंदियों वाली। क्यों? तुम तो बांग्लादेशी हो, तुम पाकिस्तानी, तुम्हें हमने नागरिकता दी है, बड़ी बात है। तुम्हें नागरिकता मिल रही, बड़ी बात है, लेकिन तुम्हारी नागरिकता में ऐसी कंडीशंस होगी, ऐसी शर्तें होंगी जो तय की जाएगी। मतलब क्या? अभी तय भी नहीं है, वहां से भी नहीं है कि हाँ 2 शर्तें होगी, 3 शर्तें होगी, 1 पाबंदी होगी, 2 पाबंदी होगी। क्या पाबंदियां होगी, क्या शर्तें होगी, कुछ वहां से नहीं है। ये तो ऐसी बात है जैसे गले में पट्टा लगा के किसी के हाथ में दे दिया गया, यानी कि उनकी आजादी छीन ली जाएगी एनआरसी से। वो आजादी उन्हें फिर से वापस मिलेगी सीएए से, 6 धर्म वालों को मिलेगी, लेकिन वो पूरी आजादी नहीं होगी। वो आजादी में ये कमियां होगी, हाँ, नाकिस आजादी होगी, आधी आजादी होगी। तो आज हमें उनको समझाना है कि हम चाहते हैं कि तुम्हें आधी आजादी नहीं मिले, हम चाहते हैं कि तुम्हें पूरी आजादी मिले, हम भी पूरी तरह से आजाद रहें, तुम भी पूरी तरह से आजाद रहो। तो ये सेकंड पॉइंट क्या रखना है? आधी आजादी। उनको मिलेगी आजादी, लेकिन कौन सी मिलेगी? आधी आजादी। सेक्शन 6B, जितनी चर्चा होनी चाहिए थी सेक्शन के ताल्लुक से, हम लोगों ने हमारे टीवी से एक वीडियो बनाई है, वार्निंग फॉर इंडियंस, जिसमें हमने इसे प्रूफ के साथ सामने लाया है। लेकिन कहां 135 करोड़ की आबादी, कितना पहुंचे? ये गोदी मीडिया की जो लोग देखते हैं ना, अच्छा खासा ब्रेन वॉश किया जाता है रोज। तो ये बातें जितना चर्चा होगी, जितनी पहुंचनी चाहिए थी, उतनी नहीं पहुंची है। लेकिन हमें से एक की जो जुबान है ना, हमारी मीडिया है, और आप सबके पास जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों में नमाजी, वो आपकी मीडिया है। हम अपनी मीडिया के जरिए कैसे ये बात लोगों तक पहुंचा दें, पहले तो आप खुद जाके पढ़िए, और जो वीडियो मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें देख लीजिए प्रूफ, और इंशाल्लाह ग्रुप में हम लोग डाल देंगे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2, आधी आजादी। आजादी मिलेगी, आधी आजादी। उनको क्या कहा जाता है? ये मुसलमान इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये लोग नहीं चाहते
कि आप 6 धर्म वालों को नागरिकता मिले, और खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए। भाई हमारे दिन में तो हमें सिखाया गया, जैसे मुस्लिम की हदीस है कि 2 आदमी का खाना भी है तो 4 आदमी के लिए काफी है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास खाना कम है, यहाँ पे इकोनॉमी खराब हाल में है, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ये मामला है कि इंडिया के मुसलमानों की नागरिकता ले, जैसे कि मिसाल है सामने आसाम की, और जैसे शर्तें सेट की जा रही है, जिस तरह से पाबंदियां बनाई जा रही, तो हम कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम्हें आधी आजादी मिले, हम चाहते हैं कि इन धर्मों को भी पूरी आजादी मिले। हम चाहते हैं कि तुम्हें पूरी आजादी मिले। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सीएए में नागरिकता तो मिलेगी 6 धर्म वालों को, कितने टाइम बाद मिलेगी पूरे कानून में कहीं नहीं दिया है। कितना टाइम लगेगा इस पूरी कार्रवाई को, कहीं नहीं दिया हुआ। टाइम रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं, 3 महीने में दी जाएगी, 6 महीने में दी जाएगी, 7 भर में दी जाएगी, कुछ नहीं दिया हुआ। और इंडिया में हम सब जानते हैं कि कागज कार्रवाई का काम जब आता है तो वहां उसको कितना टाइम लग जाता है। एक वेबसाइट है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ये वेबसाइट पर पूरे इंडिया के जितने कोर्ट हैं उसमें कितने केस पेंडिंग पड़े हैं पूरी नंबर दिया हुआ है। तो अभी लिस्ट में कितने हैं मालूम है? पूरे इंडिया में 3 करोड़ 18 लाख, पूरे इंडिया में 3 करोड़ 18 लाख केस पेंडिंग पड़े हैं। हमारे कहते हैं कि तुम खुद सोचो कि तुम्हारी नागरिकता जाएगी पक्का, लेकिन मिलेगी कब वापस, वो नहीं दिया हुआ है। जैसे एक मिसाल से कहें कि अगर ये गोली है जिसका नाम है एनआरसी, ये गोली किसी को लग गई, किसी को लग गई, तो एक अस्पताल है जिसका नाम है सीएए, जहां से उसे ठीक करके वापस बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन वो अस्पताल में से कितने टाइम में बाहर निकलेंगे मालूम नहीं। और हमारे मुसलमान भाइयों में जो लोग कागज तैयार करने में लग गए, ये सोचते हैं कि मुझे गोली नहीं लगेगी, मुझे गोली नहीं लगेगी। हकीकत क्या है, किसी भी वजह से लग गई उन्हें, उसे वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी पे भी खतरा है। वो मैं आपको ये 7 पॉइंट के बाद में बताऊंगा कैसे उनकी प्रॉपर्टी पे खतरा है प्रूफ के साथ। अभी हमारा तीसरा पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट क्या था? ये देना पड़ेगा कि पाकिस्तानी है वो, अफगानी है या बांग्लादेशी, जिसका गलत फायदा कोई भी कभी भी उठा सकता है। नंबर 2, आधी आजादी। 6B उसमें क्या दिया है? कंडीशंस होंगी, शर्तें होंगी और पाबंदियां होंगी। क्या है वो भी दिया है, क्या है वो बाद में तय होगा। पट्टा आपका गले में है और पट्टा किसी के हाथ में, ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मिलेगी आधी आजादी। अस्पताल में तो है अस्पताल सीए नाम का, लेकिन उसमें से कब बाहर निकलेंगे टाइम नहीं दिया हुआ है। और इंडिया में कागज कार्रवाई का काम कितना टाइम लगता है किसी को नहीं पता। और तब तक जब तक वो अस्पताल से बाहर नहीं निकलते, जब तक नागरिकता उन्हें नहीं मिलती, तब तक वो इंडिया के सिटीजन है क्या? नहीं है वो। तब तक प्रॉपर्टी खरीद सकते इंडिया में? नहीं खरीद सकते। उनके बैंक अकाउंट का क्या? कुछ भी नहीं। तब तक वो इंडिया के नागरिक नहीं है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, सेक्शन 6B याद किया हमने। 6B में 1 और 2 दो है। 6B में 1B और 2B। 6B 1 वो था पहला वाला। 6B 2 में क्या दिया है? 6B 2 में दिया है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर नागरिकता मिलने के लिए इंडिया की कोई बाहर से कोई शख्स आता है, नागरिकता चाहिए, तो पूरा पेज भर के कंडीशन दी हुई। उसमें दिया है ये कंडीशन भी पूरी करनी होगी उनको। वो कंडीशंस में मैं नहीं जा रहा हूं, वो कंडीशंस में सिर्फ एक जिक्र कर रहा हूं जो आज बहुत अहम है, और वो ये है कि उसके अंदर दिया है सिटीजनशिप में बी गिवन, नागरिकता मिल सकती है। नागरिकता मिल सकती है का मतलब कौन बताएगा? मिल सकती है का मतलब कौन बताएगा? बिल्कुल सही। मिल सकती है का मतलब यह है कि नहीं भी मिल सकती। मे बी गिवन का मतलब यह है मे नॉट बी गिवन ऑल्सो। विल बी गिवन नहीं दिया है, मे बी गिवन, मिल सकती है नागरिकता। मतलब वो अस्पताल से बाहर निकलेंगे ही, इसकी गारंटी नहीं है, हो सकता है ना भी निकले। मतलब ये 4th पॉइंट है, नागरिकता मिलेगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत स्मार्ट तरीके से कानून बनाया गया है। लेकिन कैसा होता है ना, जो एक वो कंफ्लिक्ट के लिए एक ऐसी चीज ली गई जो बिल्कुल हमदर्दी पैदा करके कंफ्यूज करने वाली चीज है लोगों के लिए। कि मुसलमान नहीं चाहते कि वो वहां के जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी आए यहाँ पर, वो लोग नहीं चाहते। हालांकि हमें उस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें उस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हमारे प्रोटेस्ट में भी हमें ये नहीं कहना चाहिए वहां के माइनॉरिटी को मतलब लाओ सबको, कोई बात नहीं वहां की। लेकिन यहाँ की जो माइनॉरिटी है, यहाँ के जो लोग हैं, इनको टारगेट पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, अफगानी है। सेकंड पॉइंट, आधी आजादी मिलेगी। तो हम चाहते क्या है? हम चाहते तुम्हें पूरी आजादी मिले। देखो हमारी बात जो है ना, हमारे एक जगह से बात निकलेगी ना कि हम चाहते हैं तुम्हें पूरी आजादी मिले, हम भी आजाद रहें, तुम भी आजाद हो। 3rd पॉइंट, मिलेगी तो कब मिलेगी नागरिकता, उसका कोई टाइम नहीं दिया हुआ। नंबर 4,
मिलेगी ही, मिल सकती है, इतना याद रखिए, मिल सकती है। 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि जो जनगणना सेंसस 2011 में जो हुआ था, उस सेंसस की रिपोर्ट में इंडिया के अंदर कितने धर्म है? हिंदू एक धर्म है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उसके अंदर एक दिया हुआ है अन्य धर्म वाले 78 लाख लोग थे, तकरीबन 80 लाख के करीब लोग थे, जो आज भी